हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 213 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन 16 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिकों से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है? ऑप्शन ए है गार्नर ने, बी ए एल डी व्हाइट ने, सी ए ब्राइस ने, डी ए गिल क्राइस्ट ने। तो दोस्तों, गार्नर ने कहा है, यह कथन किसका है? तो गार्नर का है। गार्नर ने कहा है कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिकों से संबंधित प्रत्येक चीजों का वर्णन करती है। व्याख्या देखते हैं। गार्नर ने नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिकों से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्तियां में साझेदारी? ऑप्शन ए है एमंड बर्क, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है मैकाइबर, ऑप्शन डी है मार्गन। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 17 का आंसर ए के साथ जाएगा। एडमंड वर्क ने कहा है कि राज्य जो है संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्तियां में साझेदारी है। ये वर्णन किया है एडमंड वर्क ने। किसका वर्णन किया है? तो राज्य का इस प्रकार इन्होंने वर्णन किया है। व्याख्या देख लीजिए। एडमंड वर्क ने राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और संपूर्ण पूर्तता में साझेदारी है। तो राज्य के स्वरूप का वर्णन ये प्रत्येक चीज में साझेदारी के रूप में वर्णन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एडमंड वर्क। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और आपको कूट की सहायता से आंसर को देना है। विकासवादी समाजवाद का संबंध किससे है ये बताना है। इसके बाद वैज्ञानिक समाजवाद का संकल्प किससे है ये बताना है। एक है काल्पनिक समाजवाद और फिर डी है आपका अराजकतावाद। तो आप पहले जो चीज जानते हैं उससे मिलान कर लेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि वैज्ञानिक समाजवाद कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से संबंधित है। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो अब कूट से आप आंसर इसका देखकर ही करेंगे, ठीक है। कूट से आंसर देखेंगे तो बी का पहला हो रहा है, तो इसमें देखेंगे बी का पहला कौन है। तो दो चीजें इसमें है, ए या बी में कोई एक आंसर आपका होगा। और अब इसके बाद विकासवादी जो समाजवाद है वो वर्नस्टीन से संबंधित है। तो हम ए का मिलान करते हैं 3 से। तो ए का 3 से वर्नस्टीन ये हो गया, विकासवादी समाजवाद के प्रवर्तक हैं। तो अब ए का 3 देखिए, तो ए का 3 यहाँ 2 है। अब दोस्तों थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। अब आपको काल्पनिक समाजवाद को देखना है। सी का अगर आप सही मिलान कर लेते हैं तो आप सही कर पाएंगे। तो काल्पनिक समाजवाद के जो संस्थापक है वो माने जाते हैं सेंट साइमन को माना जाता है। तो इसका हम मिलान कर लेंगे 2 से। तो सी का 2 से मिलान हो गया, तो हमारा ए वाला ही आंसर हो जा रहा है, मतलब पहला वाला आंसर सही है। तो हमारा आंसर जाएगा ए के साथ, ठीक है। विकासवादी समाजवाद वर्नस्टीन इसके प्रवर्तक है, वैज्ञानिक समाजवाद के कार्ल मार्क्स हैं और काल्पनिक समाजवाद के सेंट साइमन है, अराजकतावाद के क्रोपोटकिन है। इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये नोट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आपको व्याख्या भी इसका मिल रहा है। तो विकासवादी समाजवाद का संबंध किससे है? वर्नस्टीन से है, वर्नस्टीन कह सकते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स से संबंधित है। काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन से संबंधित है। अराजकतावाद जो संबंधित है या जो प्रवर्तक है वो है क्रोपोटकिन। इसको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है।
यह कथन किससे संबंधित है? राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह बताना है ये किसने कहा है? मैकाइबर से, आइंस्टीन से, हाब्स से, क्रेब्स से। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। 19 का ए मैकाइबर से संबंधित है। ठीक है, मैकाइबर का इससे संबंधित है। तो राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। एक कथन किससे संबंधित है? तो मैकाइबर से संबंधित है। दोस्तों हम थोड़ा सा 17 का देख लेते हैं। 17 का आंसर हमने क्या बताया है? ठीक है, सही बताए हैं। ठीक है, हमको शंका हो गया था, गलत नहीं बताए। आगे चलते हैं। अब 19 का व्याख्या देख लीजिए। आर.एम. मैकाइबर ने कहा है कि राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। राज्य के कार्यों का संचालन एक संविधान के तहत होता है और राज्य उस संविधान के तहत ही कार्य को संपन्न करती है। इस प्रकार राज्य विधि का शिशु और दूसरी तरफ संविधान का निर्माण राज्य ही करता है। इस प्रकार राज्य विधि का जनक भी है। आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा है? हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है C.E. बांगन, B.A. क्लेरंट, C.A. G.H. सेबाइन, D.A. ओकसाट। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 का? डी सही हो जाएगा, ओकसाट। ओकसाट का कहना है कि हाब्स का जो लेवियाथन है, लेवियाथन हाब्स के पुस्तक का नाम है। ठीक है, हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। व्याख्या देख लीजिए। ओकसाट का कथन है कि हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ कृति है। हाब्स ने अपने ग्रंथ लेवियाथन में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्लेरेंड ने हाब्स की पुस्तक लेवियाथन की आलोचना करते हुए इसे जलाने लायक पुस्तक कहा है। तो किसने लेवियाथन की आलोचना करते हुए इसे जलाने लायक पुस्तक कहा है? तो वह है क्लेरेंडन। इसको याद रखिएगा, क्लेरेंडन। तो इसको याद रखिएगा, इसने जलाने की बात कही है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है? किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कलोप कल्पना है? ऑप्शन ए है T.H. ग्रे ने, ऑप्शन बी है H.J. लास्की ने, ऑप्शन सी है G.D.H. कोल ने, ऑप्शन डी है J.S. मिल ने। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। G.D.H. कोल ने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। व्याख्या देख लीजिए। G.D.H. कोल के अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, और हेरोल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। तो दोस्तों दो कथन यहाँ पे मिल रहे हैं। ये है कोल महोदय का कहना है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। इनका मानना है कि अगर आपको आर्थिक समानता नहीं मिलेगा तो आपको राजनीतिक समानता अगर दिया जाए, स्वतंत्रता दिया जाए राजनीतिक, तो एक भ्रम है। वहीं पे लास्की का मानना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। तो दो कथन है यहाँ पे, दोनों को आप अच्छे से नोट कर चलिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण का वाक्यांश लिखा गया है। विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस से और जापान के संविधान से। तो आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे अनुच्छेद 14 की बात आई तो ये हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है, और मौलिक अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। इसको याद रखिएगा। तो आंसर आपका बी के साथ जाता है, और 6 मौलिक अधिकार हैं आपके। व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में
विधि के समझ, समानता तथा विधियों के समान संरक्षण वाक्यांशों का समावेश है। विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है समान लोगों में विधि समान रूप से लागू होगी और समान रूप से ही प्रशासित हो जाएगी, अर्थात समान लोगों के साथ कानूनन समान व्यवहार करेगा। विधियों के समझ, समानता शब्द ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधियों के समझ, समानता शब्द जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है कानून के समझ सभी लोग बराबर होंगे। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है शक्ति का सिद्धांत, बी है दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत, सी है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, डी है विकासवादी सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का आंसर आपका डी के साथ जाता है, विकासवादी सिद्धांत। सामाजिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। व्याख्या देख लीजिए। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह विकासवादी के सिद्धांत से संबंधित है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है फिदेल कास्त्रो, ऑप्शन बी है स्टालिन, सी है ग्रामसी, डी है काटस्की। तो आंसर क्या हो जाएगा 24 का? बी सही हो जाएगा, स्टालिन। स्टालिन ने सर्वप्रथम मार्क्सवादी के राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था। स्टालिन। व्याख्या देख लीजिए। सर्वप्रथम स्टालिन ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया। उनकी महत्वपूर्ण कृति प्रॉब्लम ऑफ लेनिनिज्म है। उनकी जो प्रमुख कृति है वह प्रॉब्लम ऑफ लेनिनिज्म है। इस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रवाद संबंधित अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव से है। हॉब्स के अनुसार जो मानव का स्वभाव था प्राकृतिक अवस्था में वो कैसा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्वार्थी तथा झगड़ालू है, ऑप्शन बी है सामाजिक तथा प्राकृतिक प्रेमी है, ऑप्शन सी है विवेकशील और सामाजिक है, सी है डी है शांति तथा मनोविनोदी है। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ जाएगा आपका 25 का आंसर ए सही हो जाएगा। हॉब्स के अनुसार मानव जो स्वभाव था प्राकृतिक अवस्था में वह स्वार्थी तथा झगड़ालू किस्म का था, ऐसा हॉब्स ने वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। हॉब्स के समय चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उसके सम्मुख मानव स्वभाव का घृत पक्ष ही रखा है। वह मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्मकेंद्रित मानता है। ये पुस्तक BL फारिया में लिखा है, इसको याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक जो होता है नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? संविधान के किस अनुच्छेद की बात हो रही है कि किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंधित किया गया है कि जो निर्वाचन की नियमावली होती है, जो नाम जिसमें रहता है, उसकी बात हो रही है कि निर्वाचक नामावली में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं किया जाएगा। जो लिस्ट है वोटर लिस्ट वो तैयार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326। तो आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 325 यह उपबंधित करता है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद ये कहता है? तो 325 कहता है। व्याख्या देखिए। अनुच्छेद 325 में उपबंध है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होती आई है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर
कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। मतलब इसके आधार पे आप उसको अपात्र घोषित नहीं कर सकते कि वो किस जाति का है, धर्म का है या उसका लिंग क्या है। आगे चलते हैं 27 नंबर। संविधान में राष्ट्रपति को राज्य भाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 346। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 344 में ये उपबंधित किया गया है कि एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, जिसमें क्या है कि वो राज्य भाषा से संबंधित सलाह देने के लिए गठित किया जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही है 344। व्याख्या देखिए इसका। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस अनुच्छेद में दोस्तों? 344 अनुच्छेद में। 344 अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भाषा से संबंधित राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए 30 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से एवं 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? ऑप्शन ए है राज्य एक आवश्यक बुराई है, ऑप्शन बी है राज्य अनावश्यक बुराई है, सी है राज्य कल्याणकारी संस्था है, डी है राज्य एक अच्छी संस्था है। ऑप्शन आपका जो 28 का डी सही हो जाएगा, राज्य एक अच्छी संस्था है। तो समाजवादी राज्य को क्या समझते हैं ये बताना था। तो समाजवादी राज्य को एक अच्छी संस्था के रूप में मानते हैं। व्याख्या देख लीजिए, इसकी व्याख्या है समाजवादी राज्य को एक अच्छी संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्तमान समय में राज्य एक आवश्यक बुराई न होकर कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने नागरिकों के कल्याण में संलग्न है। मार्क्सवादी समाजवाद को साम्यवाद की पूर्व अवस्था मानते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवादी क्रांति के बाद समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी और इस अवस्था में समाजवादियों ने राज्य की आवश्यकता महसूस करते हैं। साम्यवादियों के अनुसार राज्य की भूमिका समाजवादी अवस्था में केवल सामाजिक सेवाएं जुटाने तक ही होगी और समाजवादी क्रांति के बाद राज्य पूर्णतः समाप्त हो जाएगा एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। इस तरह समाजवादियों ने राज्य को एक अच्छी संस्था माना है, वह भी केवल समाजवादी अवस्था में, साम्यवादी अवस्था में नहीं। सकारात्मक उदारवादियों ने राज्य को कल्याणकारी संस्था माना है। सकारात्मक जो उदारवादी हैं वह राज्य को कल्याणकारी संस्था माना है। आगे चलते हैं दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी थी, ये आपको बताना है। अभी आपने हाक के बारे में पढ़ा था कि हाप्स है वो कैसा है मानता है, तो झगड़ालू मांगता है, निर्दयी मानता है, चिड़चिड़ापन मानता है और ऐसा वो मानना है उसका। लेकिन लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य हुए थे वो उनकी अवस्थाएं कैसी थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मनुष्य एक भला व्यक्ति था, बी है मनुष्य एक विवेकशील प्राणी था, ऑप्शन सी है मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था। बर्बर तो आपको हाफ्स ने माना है, ये नहीं माना है। मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का जो आंसर जाएगा वो आपको बी के साथ जाएगा। मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। ऑप्शन आपका बी सही है। व्याख्या देख लीजिए। संविदावादी विचारक लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव से 3 शांतिमय पारस्परिक सहयोग करने वाला व्यक्ति है। लॉक प्राकृतिक अवस्था को पूर्ण राजनीतिक अवस्था मानता है। यहाँ पे 3 नहीं रहना चाहिए, आगे आओगा शांतिमय, ओम शांति रहना चाहिए कि शांतिमय पारस्परिक सहयोग करने वाला मानता है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है?
इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। यह कथन किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? ऑप्शन ए है गिटानो मास्का से, ऑप्शन बी है कार्ल पापर से, सी है जे सुम्पीटर से और डी है विल्फ्रेडो पैरोटो से। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा, विल्फ्रेडो पैरोटो से। मानना है, उनका मानना है कि इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, ऐसा वो मानते हैं। व्याख्या देखिए, राजनीतिक विचारक विल्फ्रेडो पैरोटो ने कहा है कि इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप कमेंट कर हौसला अफजाई नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। गलती या सही चीज़ों को शेयर करते रहिए, बताते रहिए, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके। तो दोस्तों नमस्कार।